क्या है अमित शाह का मास्टर प्लान? क्या अन्नामलाई की वापसी से बदल जाएगी दक्षिण भारत की राजनीति? नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी विशेष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे लेकर दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एक बहुत बड़ा राजनीतिक मंथन चल रहा है। क्यों अचानक फिर से अन्नामलाई चर्चा में है? क्यों बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें सिर्फ तमिलनाडु का नेता नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का चेहरा बनाने पर विचार कर रहा है? और क्या अमित शाह ने तमिलनाडु में जो कुछ पिछले महीनों में होने दिया वह वास्तव में एक बहुत बड़ी और लंबी रणनीति का हिस्सा था? क्योंकि साथियों, राजनीति में जैसा दिखता है, जितना दिखता है, असल में उससे ज्यादा बड़ा होता है। असली कहानी अक्सर उससे कहीं बड़ी होती है। तमिलनाडु की राजनीति इस समय पूरी तरह बदल चुकी है। डीएमके, एआईएडीएमके और विजय की पार्टी टीवीके तीनों के बीच सत्ता का खेल चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी एक नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है अन्नामलाई। एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने खुद अन्नामलाई को पीछे कर दिया। एआईएडीएम के साथ गठबंधन बचाने के लिए उन्हें साइडलाइन किया गया। स्थानीय नेताओं का दबाव था। कहा गया कि अगर गठबंधन रखना है तो अन्नामलाई को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। दिल्ली ने भी बात मान ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिस गठबंधन से बड़ी उम्मीदें थीं वही चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, बड़े चेहरे हार गए और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के सामने खड़ा हो गया कि आखिर तमिलनाडु में जनता किस चेहरे को स्वीकार कर रही है। और वहीं से फिर अन्नामलाई का नाम तेजी से ऊपर आने लगा। साथियों, राजनीति में सिर्फ चुनाव हारना या जीतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जनता किस नेता को सुनना चाहती है। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत यही है। वह सिर्फ भाषण नहीं देते, जवाब देते हैं, लोगों के मन में उतरते हैं। और हाल ही में सनातन वाले विवाद में यह साफ दिखाई भी दिया। जब उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन को लेकर विवादित बयान दिया तो अन्नामलाई ने सीधा और बेहद साधारण भाषा में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं उनकी माताएं बार बार मंदिर जाती दिखती हैं। जब वे अपने घर से ही सनातन नहीं मिटा पा रहे तो पूरे देश से कैसे मिटाएंगे? उन्होंने इस मुद्दे को जनता की रोजमर्रा की सोच में जोड़ दिया। यही अन्नामलाई बाकी नेताओं से अलग दिखाई देते हैं। यही उनकी काबिलियत है। वह जटिल राजनीति को आम आदमी की भाषा में समझाते हैं और यही कारण है कि युवाओं के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। दिल्ली को अब यह एहसास हो चुका है कि तमिलनाडु में बीजेपी अगर लंबी राजनीति करना चाहती है तो उसे सिर्फ गठबंधनों के भरोसे नहीं रहना होगा। उसे अपना स्वतंत्र जनाधार तैयार करना होगा। और इसी जगह अमित शाह की रणनीति सामने आती है। बहुत लोगों को लगा कि अन्नामलाई को पीछे करना उनकी हार थी, लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं वे बताते हैं कि शायद यह एक अस्थायी कदम था ताकि भविष्य की बड़ी तैयारी की जा सके। क्योंकि अब चर्चा यह है कि अन्नामलाई को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ सांसद बनाना नहीं होगा, यह उन्हें अगले 6 साल के लिए राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने का रास्ता बनेगा। अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो उनके पास संसद का मंच होगा, उनके पास राष्ट्रीय पहचान और मजबूत करने का मौका होगा। लेकिन साथ ही उन्हें तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर काम करने का पूरा समय भी मिलेगा। यानी बिना विधानसभा चुनाव के दबाव के पूरे 5 साल सिर्फ संगठन, युवा सोशल कनेक्शन और ग्राउंड नेटवर्क पर काम करने का मौका मिलेगा अन्नामलाई को। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इतनी गंभीरता से अन्नामलाई पर क्यों दाम लगा रखी है? उसका कारण बहुत स्पष्ट है। साउथ इंडिया में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीटें नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती नैरेटिव की है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल लगातार उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो दक्षिण का भी लगे
और पूरे भारत का भी लगे। और फिलहाल अन्नामलाई उस भूमिका में फिट बैठते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, तेज बोलने वाले हैं, युवाओं में ठीक ठाक लोकप्रिय हैं, सनातन और राष्ट्रवाद दोनों पर स्पष्ट स्टैंड रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदी पट्टी में भी उनकी काफ़ी स्वीकार्यता है। बहुत कम दक्षिण भारतीय नेताओं के साथ ऐसा देखने को मिलता है। अब जरा तमिलनाडु की वर्तमान राजनीति को समझिए। टीवी की सरकार बनने के बाद कई बड़े वादे किए गए। फ्री बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए योजनाएं और भी कई बड़े ऐलान। लेकिन सवाल वही है, इतनी बड़ी योजनाओं का आर्थिक बोझ कौन उठाएगा? तमिलनाडु तो पहले से ही 10 लाख करोड़ के भारी कर्जे में दबा पड़ा है। ऐसे में अगर वादे पूरे नहीं होते तो जनता का मोहभंग होना तय माना जा रहा है। और राजनीति में जब जनता निराश होती है तब वह नया विकल्प खोजती है। बीजेपी शायद इसी लंबे खेल को देख रही है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके भी एक कठिन स्थिति में फंसी दिखाई दे रही है। उसे भी अपना अस्तित्व बचाना है, डीएमके को रोकना है और साथ ही बीजेपी के साथ भी संतुलन बनाए रखना है। ऐसे में दिल्ली शायद यह समझ चुकी है कि केवल तमिलनाडु में स्थायी राजनीति सिर्फ उसी नेता के माध्यम से संभव है जिसके पास व्यक्तिगत जनसमर्थन हो। और यह बात अन्नामलाई को बाकी नेताओं से अलग करती है, अलग बना देती है। अब एक और बड़ी बात, अगर अन्नामलाई राज्यसभा जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर रही है। संसद में जगह, टीवी डिबेट्स में उपस्थिति, दक्षिण भारत में लगातार यात्राएं और अगले 5 वर्षों में एक बड़े दक्षिण भारतीय चेहरे के रूप में उनका निर्माण, शायद बीजेपी का यही लक्ष्य लग रहा है। यानी अभी जो लोग इसे प्रमोशन समझ रहे हैं, असल में ये शायद उससे कहीं बड़ी तैयारी है। अमित शाह और बीजेपी का थिंक टैंक शायद ये मान चुका है कि तमिलनाडु में जल्दबाजी से नहीं, लंबी रणनीति से सफलता मिलेगी। और इसी रणनीति का केंद्र बिंदु अब फिर से अन्नामलाई बनते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में क्या वास्तव में उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, क्या उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारियां दी जाती हैं और क्या 2029 तक बीजेपी दक्षिण भारत में एक बिल्कुल नई राजनीति खड़ी करने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात साफ है साथियों, तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं रही। दिल्ली की नजरें अब पूरी तरह दक्षिण भारत पर हैं और इस रणनीति के केंद्र में अन्नामलाई का नाम तेजी से उभर रहा है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।